हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ पॉइंट बीजीपी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 300 तक के प्रश्न को कवर किया था और आज के इस पार्ट में हम लोग 300 से आगे के प्रश्न को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 301 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रामसर सम्मेलन जो है किसके संचरण से जुड़ा हुआ है। तो रामसर सम्मेलन जो है शुष्क भूमि ये नहीं है, किसके संचरण से जुड़ा हुआ है तो आर्द्र भूमि, वन और उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, तो किसके संचरण से जुड़ा हुआ है तो आर्द्र भूमि के संचरण से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए इसके समरी को देख लेते हैं। समरी क्या कह रहा है, रामसर सम्मेलन जो है आर्द्र भूमि के संचरण से संबंधित है। यह 2 फरवरी 1971 ईस्वी को ईरान के शहर रामसर में हुई थी। ठीक है, इसलिए इसे रामसर संधि के नाम से जाना जाता है। भारत में इस संधि पर 1 फरवरी 1982 ईस्वी को हस्ताक्षर किए थे। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 302 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क तारंभी अनुक्रमण के आगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है या करती है। तो कौन करता है या करती है तो लाइकेन करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 303 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत कौन है। स्रोत ये है, ठीक है, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है, धान की खेती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धान की खेती। आइए इसके समरी को देख लेते हैं। समरी क्या कह रहा है कि धान की खेती जो है होते हैं मीथेन का मुख्य स्रोत है। इसके अतिरिक्त मीथेन तेल, कोयला और गैस के निष्कर्षण प्रसंस्करण प्रक्रिया के दौरान जीवाश्म ईंधन के दोहन के माध्यम से जो है निकलता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 304 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण सूचित करते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है प्रदूषण सूचित करते हैं तो आर्किड द्वारा, मैंग्रोव द्वारा, लाइकेन के द्वारा। तो ये किसके द्वारा सूचित करते हैं, लाइकेन के द्वारा सूचित करते हैं। आइए इसके समरी को देख लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जो है उत्सर्जन वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, वायुमंडल में इसकी सांद्रता अधिक होने पर यह सल्फर के ऑक्साइड का निर्माण करता है। लाइकेन जो है वायुमंडलीय प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। लाइकेन जो है सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 के प्रति संवेदनशील होते हैं। वे SO2 की अधिक सांद्रता में मर जाते हैं, इसलिए वे उन क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं जहां SO2 की सांद्रता जो होती है वो अधिक होती है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 305 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है। तो सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो है वो गोवा राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, गोवा राज्य में स्थित है। आइए इसके आंसर को देखते हैं, समरी को देखते हैं। सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा राज्य में स्थित है। ठीक है, यहाँ दुर्लभ प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। इस अभयारण्य का नाम जो है भारतीय पक्षी विज्ञान सलीम अली के नाम पे रखा गया था। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 306 पे IUCN मुख्यालय कहाँ स्थित है। IUCN का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 307 पे एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है। तो 10% जो है ऊर्जा अवशोषित होती है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 308 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं। ठीक है, श्वसन मूल जो है वो हाइड्रोफाइट्स में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। और देखिए किस में पाए जाते हैं, हेलोफाइट्स में भी पाए जाते हैं, यानी कि हाइड्रोफाइट्स और हेलोफाइट्स ये दोनों में जो है श्वसन मूल पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके समरी को देख लेते हैं। श्वसन मूल जो है जलोविद एवं लवणोविद दोनों में पाए जाते हैं। ये पौधे उन स्थान पर पाए जाते हैं जहां ज़मीन में ऑक्सीजन की मात्रा जो है बहुत कम या ना के बराबर होती है। इन्हीं पौधों की जड़ों को कुछ भाग ज़मीन से बाहर आते हैं और वे श्वसन मदद करते हैं। उन्हीं श्वसन को मूल कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 309 नंबर
कह रहा है कि जेरोफाइट्स निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो जेरोफाइट्स जो है किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, तो मरुस्थलीय वनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मरुस्थलीय वन में। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 310 नंबर क्या कह रहा है, झुग्गी बस्तियों को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, झुग्गी बस्तियों को किस नाम से जाना जाता है। सेटी डाउन के नाम से तो जाना जाता ही, और अनौपचारिक बस्तियाँ के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 311 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक प्रदूषक है। तो द्वितीयक प्रदूषक जो है वो पेन है, और SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, ओजोन भी है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके समरी को पढ़ लेते हैं। प्राथमिक प्रदूषकों की परस्पर क्रिया और प्रतिक्रिया द्वारा निर्मित प्रदूषकों को द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। जैसे ओजोन, पेन, SO2 आदि द्वितीयक प्रदूषक है। ठीक है, जबकि प्राथमिक प्रदूषक वे होते हैं जो प्रत्यक्ष तौर पर वायु प्रदूषक का कारण बनते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कणिक तत्व। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 312 नंबर क्या कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह 10% नियम दिया था। तो 10% नियम किसने दिया था, तो लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिंडमैन के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 313 पे पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह जो है मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। तो ओडेम के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओडेम के द्वारा दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 340 नंबर, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देश्य परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया था। तो किसका किया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन तो था ही। ठीक है, टिहरी बांध आंदोलन भी था, और देखिए अगला चिपको आंदोलन भी था ही। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा आंदोलन बचाओ था, टिहरी बांध आंदोलन बचाओ था, चिपको आंदोलन भी था। यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 315 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 315 नंबर 315 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैथे में ग्लोबिनोमिया जो है निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है। ठीक है, मैथी में ग्लोबिनेमिया जो है किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है। तो नाइट्रेट के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइट्रेट के कारण होता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 316 नंबर, एनर्जी फॉलो इन द इकोसिस्टम। ठीक है, क्या कह रहा है, एनर्जी फॉलो इन द इकोसिस्टम। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल में होता है, यानी कि एकादिशिक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 317 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संगठक है। तो परितंत्र का संगठक जो है वो एनिमल भी है, पादप भी है, और जो है सूक्ष्मजीव भी है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 318 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक कारक नहीं है। तो अजैविक कारक जो है वो एनिमल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजैविक कारक। आइए इसके समरी को देख लेते हैं। समरी क्या कह रहा है, अजैविक घटक जो है ये पर्यावरण के निर्जीव भाग हैं जो पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करते हैं। उदाहरणों में आर्द्रता और ऊंचाई जो है क्या शामिल है। ठीक है, अजैविक घटक ये जीवित जीव है जो पारिस्थितिक तंत्र को आकार देते हैं, जैसे जानवर जो है आकार देते हैं, जैसे जानवर हो गया, पौधे हो गए, कवक, बैक्टीरिया इत्यादि हो गए। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी
गैस लिपिड लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो कौन सी गैस जो है लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो किससे हो जाएगा? मीथेन से होता है। ठीक है, लैंडफिल गैस उत्पन्न होता है, गैस लैंडफिल उत्पन्न होता है मीथेन से। आइए इसके समरी को देख लेते हैं। लैंडफिल से मीथेन गैस CH4 उत्पन्न होते हैं। लैंडफिल जो है अपशिष्ट पदार्थों को दफनाने के लिए बनाए गए गैर बायोडिग्रेडेबल यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए एक विस्तारित भंडार क्षेत्र है, जिसमें कि प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया द्वारा गैस उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है लैंड फिल गैसें हैं। ठीक है, लैंडफिल गैसें हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 320 नंबर 320 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो प्लांट हो गया, डियर हो गया, लायन हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पादप, हिरन और शेर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 321 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करती है? तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण कौन करेगा? ग्रास, डियर एंड टाइगर यानी कि घास, हिरन और बाघ जो है खाद्य श्रृंखला का निर्माण करेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 322 नंबर, पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होते हैं। ठीक है, पर्यावरण में प्लास्टिक जो है किस क्रिया के द्वारा विघटित नहीं होती है? सीधी सी बात है, जीवाणु के द्वारा तो होगा भी नहीं, मृत पोषी के द्वारा नहीं होगा, परजीवी के द्वारा नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक जो होते हैं सालों साल बहुत समय के बाद जो है वो विघटित होते हैं। आइए इसके समरी को देख लेते हैं। समरी क्या कह रहा है? पर्यावरण में प्लास्टिक जीवाणु, मृत पोषी और परजीवी क्रियाओं के द्वारा अपघटित नहीं होते। ठीक है, प्लास्टिक के अपघटित होने में अनेकों वर्ष लगता है। इसके रसायन आसपास के परिवेश में घुलने लगते हैं तथा समय के साथ छोटे छोटे घटकों में टूट जाते हैं तथा हमारी जो है खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 323 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि करते हैं वे शामिल हैं। तो कौन से ऊर्जा के स्रोत है जो कार्बन उत्सर्जन के वृद्धि नहीं करते हैं? वे शामिल हैं। ठीक है, 323 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तो सौर सेल ये तो नहीं होगा, सौर सेल भी हो जाएगा, पवन चक्कियाँ भी हो जाएगी, नाभिक की ऊर्जा भी हो जाएंगे, नाभिक ऊर्जा संयंत्र यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। आइए इसके समरी को देख लेते हैं। अक्षय ऊर्जा के स्रोत कार्बन उत्सर्जन नहीं करते हैं। अक्षय ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से नवीकरणीय संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें सौर, पवन, भूतापीय बायोमास जैसे जैव अपशिष्ट, जल विद्युत शामिल है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 324 नंबर, आहार श्रृंखला में शाखाविंत श्रृंखला को कहा जाता है। ठीक है, आहार श्रृंखला में शाखाविंत श्रृंखला को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? आहार जल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 325 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो कितने परसेंट में परिवर्तित करते हैं? 1%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए इसके समरी को देख लेते हैं। समरी क्या कह रहा है? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा लगभग 1% ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? तो किसके नेतृत्व में मिली थी? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जो है चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, आइए इसके समरी को देख लेते हैं। चिपको आंदोलन पर्यावरण एवं वन संरक्षण से संबंधित
आंदोलन था, उसका संरक्षण से संबंधित आंदोलन था। इसका प्रारंभ जो है 1975 ईस्वी में उत्तराखंड राज्य में सुंदर लाल बहुगुणा द्वारा वृक्षों की कटाई के बचाव के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा गौरी देवी भी चिपको आंदोलन के नेतृत्व करता थे। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 327 नंबर, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। ठीक है, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं तो स्वपोषी मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वपोषी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 328 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों के रूप में परिवर्तित करते हैं? तो क्या हो जाएंगे? स्वपोषी तो है ही, कुछ जीवाणु भी है, जंतु भी है, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा इनमें से एक से अधिक हो जाएंगे। आइए इसके समरी को देख लेते हैं। स्वपोषी जीव पौधे, शैवाल एवं कुछ जीवाणु क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। ये जीव सौर ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके जीव मंडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसका उपयोग खाद्य श्रृंखला में अन्य जीवों द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 329 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो कौन सा जो है गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो फास्फोरस चक्र जो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फास्फोरस चक्र। आइए अगले प्रश्न की ओर आते। 330 पे 330 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में किस ट्रॉफिक स्तर में सबसे अधिक ऊर्जा स्तर होगी? तो ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला में किस ट्रॉफिक स्तर में सबसे अधिक ऊर्जा का स्तर होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्पादक, यानी कि प्रोड्यूसर में हो जाएगा, उत्पादक में हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 331 नंबर 331 नंबर क्या कह रहा है कि कौन सा पारिस्थितिक, ठीक है, कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड दोनों प्रकार के उल्टा और सीधा के रूप में दिखाई देता है? तो कौन सा पारिस्थितिक जो है उल्टा और सीधा दोनों दिखाई देगा? संख्या का पिरामिड ये भी दिखाई देगा उल्टा सीधा में, जैव भार का पिरामिड ये भी दिखाई देगा, ऊर्जा का पिरामिड, यानी कि इनमें से क्या ऊर्जा का पिरामिड तो नहीं होगा, इनमें से क्या हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए इसके समरी को पढ़ते हैं। कह रहा है कि यह पिरामिड प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवों की संख्या को दर्शाता है, संख्या का पिरामिड। ठीक है, और जैव भार का पिरामिड भी जो है आपका, यह पिरामिड प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल जैव भार के पदार्थों के द्वारा दर्शाता है। ठीक है, और दिया हुआ ऊर्जा का पिरामिड ये भी दर्शाता है, ऊर्जा का पिरामिड प्रत्येक ट्रॉपिक स्तर के माध्यम से ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है, यानी कि उसका आंसर जो हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। 332 नंबर में भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, भारत के पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो कंचनजंगा ये नहीं होगी, अनाईमुड़ी भी नहीं होगी, महेंद्रगिरी भी नहीं होगी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं होगा। आइए इसके समरी को देखते हैं, समरी क्या कह रहा है। संपूर्ण पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी छिदांगिड़ा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में अवस्थित इस पर्वत की ऊंचाई 16 से 90 मीटर है। इसे सीताम्मा कोडा और अमरकोंटा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? केरल में अनाईमलाई पहाड़ियों में अनाईमुड़ी 2695 मीटर पश्चिमी घाट के सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कंचनजंगा जो है विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है।
आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 333 नंबर क्या कह रहा है, भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है। तो शुष्क बिंदु बस्ती कहाँ मिलती है, बीकानेर में नहीं, ठीक है, बाढ़ क्षेत्र में ये भी नहीं है, अरावली प्रदेश में नहीं है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। आइए इसके समरी को देखते हैं। समरी क्या कह रहा है, शुष्क बिंदु बस्ती उन स्थानों पर पाई जाती है जो ऊंचाई वाले स्थानों पर स्थित होते हैं ताकि बाढ़ से बचा जा सके और बेहतर जल निकासी हो, ठीक है। शुष्क बिंदु बस्तियां उन क्षेत्रों में बनाई जाती है जहां बाढ़ का खतरा अधिक होता हो ताकि जल भराव से बचा जा सके। बीकानेर थार मरुस्थल में स्थित है, ठीक है, जहां पानी की कमी होती है। यह बस्ती एक सूखी जगह पर विकसित हुई है जहां भूजल स्रोतों तक जो है वो आसान पहुंच हो, ठीक है। अरावली पहाड़ी में कई ड्राई पॉइंट्स बस्तियां होती हैं, विशेष रूप से राजस्थान और गुजरात में। यहाँ के लोग ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बसते हैं ताकि जल भराव और मौसमी नदियों की बाढ़ से बचा जा सके, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 334 नंबर क्या कह रहा है कि चंद्रमा सदृश ग्रह कौन है। चंद्रमा का विच इज़ द मून लाइक प्लेनेट, तो कौन सा जो है सदृश ग्रह है, तो बुध जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए इसके समरी को देखते हैं। ग्रहों में एक मात्र बुध और शुक्र ऐसे ग्रह है जो चंद्रमा की तरह चरणों से गुजरते हुए दिखाई देते हैं। चंद्रमा का आकार बुध जैसा दिखाई देता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तेहरान किस पर्वत पर स्थित है। तेहरान जो है वो अलबुर्ज पर्वत पर स्थित है, तेहरान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलबुर्ज पर्वत पर, ठीक है। आइए इसके समरी को देख लेते हैं। तेहरान ईरान की राजधानी शहर है, ठीक है। 14 मिलियन लोगों की आबादी वाला यह शहर जो है विशाल अलबुर्ज पर्वत श्रृंखला के तल पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 336 में ऑन द बेसिस ऑफ फॉइल्स विच इज़ द ऑरिजिन प्लेस ऑफ मैन, ठीक है। जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र को कौन सा है। तो जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति का केंद्र कौन सा है, ये प्रश्न कितना नंबर दिया गया है, 336 नंबर। तो क्या हो जाएगा, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 337 पे इनमें से कौन सा कथन वनस्पति और जीवों की कमी की वैध कारण नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा इनमें से, चराई और जलाने की लकड़ी का एक भी कारण, ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चराई और जलाने की लकड़ी का एक भी कारण। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 338 पर आते हैं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में क्या करा, वर्ष 1946 ईस्वी में, ठीक है, वर्ष 1946 ईस्वी में अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो खाद्य एवं कृषि विभाग था, ठीक है, खाद्य एवं कृषि विभाग था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 339 पे जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री जो थे वो जगजीवन राम थे। कौन थे, जगजीवन राम थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 300 आईएएस के समरी को पहले देख लेते हैं। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित भारत की अंतरिम सरकार जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था, जबकि अरुणा आसफ अली को रेलवे एवं परिवहन मंत्री, श्री गोपालाचारी को शिक्षा मंत्री और जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष और विदेश मामले में राष्ट्रमंडल का कार्यभार तथा सरदार पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण का दायित्व दिया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 340 नंबर, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत के वैश्विक आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था।
तो 10 से 15% था, 10 से 15% था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं और अंतिम प्रश्न में आते हैं 341 नंबर में। हिंद संघ की आधारिक भाषा होगी, हिंद संघ की आधारिक भाषा होगी का निर्णय जो है संविधान सभा की किस समिति ने सितंबर 1949 ईस्वी में किया था? तो जो है इसका आंसर हो जाएंगे नियम और प्रक्रिया समिति के द्वारा, ये तो होगा ही। और क्या दिया? मसौदा समिति के द्वारा भी हो जाएगा। तो इसके आंसर जो हो जाएंगे इनमें से एक से अधिक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अगले पार्ट में हम लोग जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटी, ठीक है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप सभी को हमारा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।